भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। शहरी स्लम में जीवन नरक है। कहाँ रहते हो तुम? कौन सा घर है? ये ना सर, यहाँ से थे पापा और मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। अगर यही सरकार एक नारियल पानी लाती, यूपीए ने अन्ना जी को नारियल पिला दिया, इंदिरा जी ने इनके पिताजी को पिला दिया, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया सर। तो ये सरकार भी एक संवाद का रास्ता अपना सकती थी और उनके सम्मान, जैसे संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर, तो व्यक्ति की गरिमा 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 नहीं गिरनी चाहिए सर। इंटरनेट पर वायरल होने की अपनी एक पॉलिटिक्स है, पर कई बार, बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी की कही हुई बात के आगे, और इस बार एक मजदूर की कही हुई बात के आगे एल्गोरिदम ने घुटने टेक दिए हैं। इंटरनेट पर वायरल हैं इरफान, जो पेशे से मजदूर हैं, एक बर्फ़ की दुकान में काम करते हैं। ललन टॉप के ज़रिए आपने उन्हें पहली बार देखा और फिर कई बार देखा, उनके क्लिप्स को उन्हें बहुत प्यार दिया, हमें बहुत संदेश आए। रजत पांडे हमारे साथी हैं जिन्होंने सबसे पहले उनसे बात की। पहले वो क्लिप देख लीजिए, वो बातचीत देख लीजिए जो अभी उनकी सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर साझा की जा रही है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। अगर यही सरकार एक नारियल पानी लाती, यूपीए ने अन्ना जी को नारियल पिला दिया, इंदिरा जी ने इनके पिताजी को पिला दिया, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया सर। तो ये सरकार भी एक संवाद का रास्ता अपना सकती थी और उनके सम्मान, जैसे संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर, तो व्यक्ति की गरिमा 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 नहीं गिरनी चाहिए सर। व्यक्ति बैठा था 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, देश की लाचार शिक्षा व्यवस्था को लेके, और क्या मांग रहा था? ये नहीं कह रहा था 200 गज का लुटियन दिल्ली में कोई प्लाट काट दीजिए, राज्यसभा की सीट दे दीजिए या मोदी मंत्रिमंडल में कोई पद दे दीजिए। वही कह रहा था इस लाचार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और जिम्मेदारी तय कीजिए। तो ये इरफान है, इतनी समझदारी, और आपको हैरानी इस बात की होगी कि इरफान ने पढ़ाई नहीं की है। वो मोबाइल पर उनकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको बता रहा हूँ, वो है इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब। उसी को देख करके उन्होंने संविधान को जाना, उसकी मूल आत्मा को जाना। मैं हैरान रह गया जब वो वाला जो उनका क्लिप जो पहले वायरल हुआ था कि भर पेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है, 500 रुपये की दिहाड़ी में आप जीएसटी ले रहे हो, और 2 तरह के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। पत्रकारिता शुरू करने वाले बहुत सारे लोग भी इतनी स्पष्टता से कई बार बात नहीं कर पाते। रजत, शुरू से कहानी बताइए कि आपको कैसे मिले इरफान। मैं आपको बताता हूँ कि 20 तारीख को, पहले 6 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू होता है, फिर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होने लगता है। फिर 20 की कॉल थी कि 20 को हम जंतर मंतर पर जाएंगे, उसके बाद प्रोटेस्ट लंबा खिंच गया। 20 को हम प्रोटेस्ट कवर करने पहुंचे, हम लोगों से बात कर रहे थे। तभी जैसे जब ये सीजेपी का ऐसा प्रोटेस्ट था कि मीडिया को बाइकआउट करने की बात कर रही थी, ये हल्का सा शोर उठा, तब एक लड़का आता है, टी शर्ट पहने हैं ब्लू कलर की, उसमें 3-4 छेद हैं। वो कहता है ये वो नहीं है, इनको हमने देखा है, ये पहले दिन से और 6 तारीख को भी यहीं पर है। फिर उससे मैं बात करता हूँ, कहाँ से हो, क्या हो। वो वहाँ पर कहता है कि मजदूरों की बात करना है, मजदूरों के मुद्दे की बात करना, और बहुत बेहतरीन वो बात कर रहा था। कोई फंबल नहीं, हम एंकरिंग करते टाइम हमारे बहुत फंबल आ जाते हैं, लेकिन उसमें कोई फंबल नहीं, और बहुत स्पष्टता से बात करता है। और हम लोग बतौर पत्रकार ऐसे कोशिश करते हैं कि ऐसी केस स्टडीज़ मिलती ना, तो मुझे लगा कि इसकी ज़िंदगी में दाखिल होना चाहिए और इससे बात करना चाहिए। वो वॉक थ्रू हमने जो बातचीत कर रहे थे वो मैंने समअप किया। उसके बाद मैंने इरफान से कहा कि आओ 2 मिनट बैठ के, हम वहीं ज़मीन पर ही दोनों लोग बैठ गए। और उसके बाद जब बात करना शुरू की, तो वो जो बोल रहा था, वो समझिए मैं सुन रहा था तो पहली बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके चेहरे को, अगर उस इंटरव्यू को लोग दोबारा देखेंगे तो जब वो बोल रहा था, उसके चेहरे पे नसें दिख रही थी। वो जो बोल रहा था वो उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट, कन्विक्शन भी है उसमें बहुत। वो कई बार लोग आपसे मिलते हैं जब हम फील्ड पे होते हैं, जिसमें लोग कहने को कई बार आदर्शवादी बातें करते हैं, है ना। आप एक पक्ष में खड़े हैं तो आप किसी के विपक्ष में बोलते हैं, पर यूं लगा एक कन्विक्शन उसकी बातों में है। वो जो बात बोल रहा है उसमें बड़ा यकीन है। तो जो पहले इंटरव्यू जो रजत ने किया था, उसका भी एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। श्रवण काल चल रहा है, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन संवरा है, समझ रहे हैं ना। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हैं, और हम कहते हैं 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक अनडायरेक्ट। जब हम 500 रुपए की मजदूरी करके आते, नमक लेते,
तेल लेते हैं उसमें हम जीएसटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्स पेयर के पैसे पे पढ़ रहे हैं, हम किसी के पैसे पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। ये जो कुलदीप जी आपने क्लिप देखी है या दर्शकों ने देखी है, इसमें जब वो बात जो आपने शुरू में जिक्र करी ना कि सिर्फ खाना या भरपेट रोटी जीवन खा लेना ही ये जीवन नहीं है। है। उसके बाद वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जिक्र करते हैं। तो मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि यार तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी पढ़ी लिखी वाली बातें कर रहे हो, तुमने कहाँ से पढ़ा? तो ये जवाब सुन के बड़ी आपको हैरानी होगी कि इरफान कहते हैं हम कभी स्कूल नहीं गए, 1-2 दिन स्कूल गए हैं और ये सब हमने गूगल से सीखा है और यूट्यूब से सीखा है। और बाकायदा उसने फ़ोन निकाल के दिखाया अपनी सर्च हिस्ट्री में। तो सर्च हिस्ट्री में ये सारी बातें थी कि जंतर मंतर पर कौन आने वाला है, अभिजीत दीपके कौन है, ये बाकायदा उसके सर्च हिस्ट्री में था। और वो टाइप नहीं कर पाता है, वो गूगल स्पीच का वो सहारा लेता है कि वो बोलता है कि आज के आंदोलन में क्या होने वाला है, तो वो जो गूगल जवाब देता है वो सुनता है। उसके बाद फिर मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि मुझे लग रहा है कि हाँ, इसके घर जाना चाहिए कि जो ये बातें कह रहा है, जो इस स्लम का जिक्र कर रहा है, उसने स्लम का जिक्र किया कि हमारे स्लम में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल भारत रहता कहाँ है। फिर मैंने आपसे दिल्ली की जेजे कॉलोनी सवदा जेजे कॉलोनी, फिर मैंने आपसे रात में डिस्कस किया कि ये मुझे लगता है कि जाना चाहिए। फिर जब आपने प्रूफ किया तो फिर मैं जब जेजे कॉलोनी पहुंचा हूँ, जेजे कॉलोनी में क्या सवदा बस्ती पड़ती है वहाँ जेजे कॉलोनी। तब जब वहाँ आप जाएंगे तो सोचिए कि मैं गाड़ी से निकला हूँ और नाम इरफान है, लेकिन उसने मेरा स्वागत इस तरह से किया कि भैया राधे कृष्ण। तो मतलब आप जो ये समाज में चलता है हिंदू मुस्लिम और ये सब, तो उन चीज़ों से ये कितना परे था कि वो आप भी फ़ोन करिएगा ना तो वो कहेगा कि भैया राधे कृष्ण, जय श्री राम, ऐसे टाइप बोलता है वो। और फिर अगर घर की हालत में बताऊं तो जब घर में मैं दाखिल हुआ हूँ तो जैसे घुसा तो मुझे खुशबू आ रही थी। मैंने कहा इरफान बड़ी खुशबू आ रही, तो कह रहा है भैया इत्र डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर बकरियाँ वो मुर्गियाँ रहती हैं तो बदबू बहुत आती है, आप पहली बार हमारे घर आए तो हमने इत्र डाल दिया। उस घर की आपको पहले आप उस घर की तस्वीर देख लीजिए जहाँ पर हम गए, वो देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लड़का किन हालातों में किन परिस्थितियों में रहता है। उसके बाद भी उतना ही जिंदा दिली से रहता है, अपनी बेबाकी से बातें करता है। पहले वो चीज़ देखिए। इत्र लगवा दिया था कि थोड़ी महक थी ना, तो आप आ रहे हैं तो आपको इत्र लगवा दिया था। हाँ, खुशबू आ रही है। हाँ, वही आप आएंगे तो महक ना आए किसी तरह की। तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। उस दिन बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इरफान की बड़ी विचलित कहानी है, बहुत रो रहा है, लेकिन सर देश की श्रमिकों की दुर्दशा देख के रो रहा हूँ सर। कि हो रही है पीर पर्वत से, हो रही है पीर पर्वत से अरब बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हिल रही है दीवार पर्दों से, शर्त यह है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर गली हर गांव हर सड़क हाथ लहराते हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। वो है मधुशाला की एक पंक्ति है कि पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। पर ये ऐसे किसी भी धर्म के जो संकीर्ण रास्ते हैं उनको कोई भी व्यक्ति तोड़ करके उससे आगे बढ़ करके बात कर रहा है और संविधान सम्मत बात कर रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना स्कूल गए वो पढ़ाई की है, मतलब उसको वो आप कह रहे हैं कि टाइप भी नहीं करता है, बोलता है, तो देख करके सुखद एहसास होता है। पर उसमें मुझे ज़्यादा जो रिमार्केबल बात ये लगी कि जब हम उसके घर गए तो उसने ये इंश्योर किया कि ये कहानी इरफान नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द और उसका वो घर जिसको बाहर वाले घर क्या झुग्गी कहेंगे उसके इर्द गिर्द सीमित ना रहे, उसके इलाके की सबसे महत्वपूर्ण समस्या भी इसी बहाने ललन टॉप दर्ज कर ले। तो उसने रजत से ये कहा कि आप जो है हमारे यहाँ नशे की समस्या दिखाइए कि इस बस्ती में कितने लोग नशे करते हैं। वो बाकायदा मुझे लेकर गया, उसने पूरी बस्ती घुमाई, लोगों से मिलवाया मुझे। वो जिन बातों को पहले इंटरव्यू में बोल रहा था उसकी हकीकत उसने दर्ज कराई जाती। उसने पूरे मोहल्ले में घुमाया, लोगों से मिलवाया। एक अम्मा जा रही थी तो अम्मा से पूछवाता है वो इंटरव्यू में, वो है कि अम्मा तुमको तो 6,000 रुपये मिलता है ना, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, किराए पर रहती हो ना। तो मतलब वो ये कहने का मतलब था कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आंखों देखी है, मैंने झेली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो नशे पर जो बातचीत हुई वो एक झलक उसकी भी देख लीजिए। कॉलोनी के ना 100 में से 40 लड़के मारे गए स्नेक में, 100 में से 40 लड़के। हर घर में मातम है, अगर इकट्ठा कर देंगे तो उनके आंसू में डूब जाएंगे सर, आप इतना रोने लगेंगी। एक छोटी सी आमदनी वाला आदमी 400 रुपये की एक गांठ आती गेहूं के दाने की बराबर, वो उसका सेवन करेगा तो कैसे जीवन चलेगा। और उसकी एक खासियत बताता हूँ सर,
दारू की एक लिमिट है, 100 की पी 200 की पी तो गिर जाएगा, गांजे की एक लिमिट है 100 की 200 की तो गिर जाएगा। लेकिन इसका नशा अगर 10,000 का भी कर लेगा ना बंदा तो उसको सुरूर होगा, पीने में मजा आएगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। ये अनलिमिट है, यानी एक सागर है, जितना गहराई में जाएगा वो बोलेगा और जाऊं और जाऊं और जाऊं। इसीलिए नशा इतना बुरा है। आपके मोहल्ले में पीते हैं लोग स्मैक? हाँ, घर के बर्तन बेच देते हैं अंकल। घर के बर्तन बेच के स्मैक पीते हैं? हाँ, घर के बर्तन कुछ कुछ चोरियाँ कर लेते हैं, स्कूलों में घुस जाते हैं, कभी तो चोरियाँ करके स्मैक पीते हैं वो लोग। सही कह रहे हैं ये? ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ सही है। लोगों ने देखा है ऐसे लोगों को? हाँ बहुत से अभी भी मिल जाएंगे यहाँ से। अभी यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको रोड पे ही मिल जाएंगे बहुत सारे। एक चीज मैं और बताऊं कि जब मैं इरफान के घर गया तो उस दौरान उसने कई कविताएं पढ़ के सुनाई। तो मैंने कहा कि यार तुम चलो सवाल जवाब तो बता देते हो, गूगल पूछ लेता है, ये कविताएं तुम्हें कहाँ से आती? तो कहता है कि मैं तब तक यूट्यूब पे कविताएं सुनता रहता हूँ जब तक मुझे याद नहीं हो जाती। एक ही कविता कई बार उसने सुनी है कविताएं, फिर वो और उसकी कविता सुनिए कि बड़े बड़े कवि उतनी स्पष्टता से नहीं पढ़ते होंगे जितनी स्पष्टता और डेडिकेशन से वो पढ़ता है। वो जैसे उसको फील कर रहा है, वो उसके हैंड मूवमेंट्स, उसका चेहरा, उसकी भाव भंगिमा वो दर्शाती हैं कि वो उस कविता को समझता है। बाकायदा वो राम पे कविता पढ़ता है, वो गांधी पे बात करता है, वो अम्बेडकर का जिक्र करके उन बातों को बताता है। तो ये हम उसके घर गए, उसके इलाके की समस्या, नशे की समस्या। फिर तीसरी मुलाकात कब हुई? तीसरी मुलाकात मेरी तब हुई जब 20 तारीख को लाठीचार्ज हो जाता है और जंतर मंतर वाला मंतर पर उसके आसपास के उसके आसपास जब लाठीचार्ज होता है और जब 25 को जब ये फैसला आता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मैंने इरफान को फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ हो तुम? तो कहता है भैया बस मंच के पास है। हमने कहा बाहर आ जाओ। तो वो बाहर इंतज़ार ही कर रहा था और जब मैं पहुँचा तो मैंने पूछा कैसा रहा? कहीं भैया बहुत खुश हैं, जीत हो गई हम सबकी। हमने कहा 20 को क्या हुआ था? तो बताता अरे बहुत मारा मगर कोई बात नहीं है, हम जीत गए। उसको इतनी बुरी 20 मार्च को उसे इरफान को भी लाठियां बुरी पड़ी। तरह से उसको मारा गया था। उसने ऑन कैमरा ये बताया कि पुलिस वालों ने उसका सर पैरों में फंसा लिया और उसको फिर कोनियों से मारा है। उसके पैर के नाखून फटे थे, वहाँ पर उसने बैंडेज लगा रखा था। उसके चप्पल उसी प्रोटेस्ट में, उसी लाठीचार्ज में खो गए, वो नंगे पाँव था। 20 तारीख को इस सरकार ने जुल्मी तरीके से अहंकारी व्यवस्था ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करी। मेरे सर को ना यहाँ पे सर सिविल में अपनी टांगों में फंसा के मेरे कूनियाँ मारी गई थी सर। मैं जब भागा तो मेरे पैर की उंगली का नखून उखड़ गया। लेकिन हम आपकी मार से डरने वाले नहीं। दुख इस बात का था कि पुलिस प्रोफेशनल होती है। पुलिस प्रोफेशनल होती है जब पता है कि क्राउड लाखों की है और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो क्राउड को कैसे हैंडल करे, उसको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप है कि उन्होंने बेटियों की इज्जत दिल्ली की सड़कों पे तार कर दी। बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें आई। लेकिन एक बात खुशी की इस बात की है कि अभिजीत दिक्के ने बताया कि किसी पे भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। इस बात के लिए सर बहुत खुशी है कि आंदोलन के बाद या आंदोलन से पहले हुई किसी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का ये रवैया जो था उन्होंने वो करके देख लिया। शायद वो सोच रहे थे इस तरीके से इस आवाज़ को और आंदोलन को दबा दिया जाता, लेकिन तमाम जिंदा दिल लोगों ने, भारत के तमाम प्रत्येक नागरिक ने ये कहा कि हम यूनिटी और इक्वालिटी पे विश्वास करते हैं, एकता पे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बट जाएंगे धर्म और जाति और समुदाय में तो हिटलर शाही जन्म लेगी। अब बतौर एक भारतीय के रूप में आप जब यूनिटी में, एकता में रहेंगे तो अधिकार मिलेंगे आपको। आपके अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। ये तस्वीर थी, लेकिन आप उसमें कहीं भी आपको उसको परेशानी में आप नहीं देखेंगे। इतनी मार खाने के बाद, इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद वो खुश था कि अब हम घर जाएंगे, हम जीत गए। तो ये मुझे लगता है कि इरफान की कहानी में अगर कोई सबसे अहम बात है तो वो उसकी ज़िंदा दिली है। वो परेशान है, घर में दिक्कतें हैं, उसकी बहन की शादी टूट गई थी क्योंकि उनके पास दहेज देने के पैसे नहीं थे। क्योंकि मैं घर गया तो उनकी माँ से भी मुलाकात हुई, उनकी बहन से भी मुलाकात हुई। और अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था तो अब क्या हुआ कि वीडियो वायरल हो गई, तो तमाम लोग नंबर मांग के उसके घर जा रहे हैं, उसको फ़ोन करके बोल रहे हैं। अभी भी आपको मैंने वॉइस नोट जो शेयर किया है, तो वो वॉइस नोट में कह रहा है कि भैया आपने किसी को नंबर दिया था, उन्होंने 6,000 रुपये दे दिया, हम उनको मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने भेज दिया। मतलब जो भी समझिए कि कोई इंसान कितना मासूम हो सकता है कि जो उसके पास पैसा आ रहा है या मदद आ रही है वो तुरंत फोन बता भी रहा है, लगे हाथ की आपको बस जानकारी में रहे कि आपको पता हो कि हम मांग नहीं रहे थे, हम मना भी कर रहे थे कि हमें मदद नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इरफान की कहानी, और ये मेरी कोशिश रहती थी और लल्लन टॉप
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस संस्थान का कि ये हमें ऐसे मौके देता है कि हम ऐसी कहानियों से रूबरू हो सकें और उन्हें कैमरे पे और पर्दों पर दर्ज करके आप तक लेकर आते रहें। तो ये हमारी और स्टोरी रही। महत्वपूर्ण बात ये कि आंदोलन में क्यों जाते थे इरफान या मंच पर इस तरह के प्रदर्शन में, तो रजत के ज़रिए जब उनसे बात हुई तो ये मालूम हुआ कि मकसद ये होता था कि मजदूर वर्ग की कोई बात नहीं करता है, जो वर्किंग क्लास है हमारा उसकी कोई बात नहीं करता है, तो ऐसे प्रोटेस्ट में जाकर के मैं उनकी बात उठाऊंगा। और जो पहला वीडियो था उसमें कमोबेश उनकी वही बात कही थी उन्होंने कि मजदूर की बात मैं करने आया हूँ, क्योंकि वो बर्फ की एक दुकान पर काम करते हैं, पहले रेडी लगाते थे। बता दूं कुलदीप जी कि वो बर्फ की दुकान क्या है, वो खुद उसी की है। अच्छा। मतलब वो जो झोपड़ी हमने आपको शुरुआत में दिखाई उसमें इरफान और उसके पिता रहते हैं, और उसके बाहर रोड से सटी हुई है, रोड पे ही किनारे वो बर्फ लगाते हैं, वो एक तिरपाल बिछा लेते हैं और वहां पर बर्फ आती है, बर्फ दिन भर बेचते हैं, उससे जो रोजगार होता है, जो कमाई होती है, उसी से घर चलता है। तो ये है, पर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ना सबसे अहम वो मुझे मेरे स्मृति में है। और दूसरा, किसी भी भाव को, जो भी बात वो कह रहे हैं उसका भाव उनके चेहरे पर नज़र आता है। तो वो कहानी आपने ढूंढी, आपको वो मिले, जो भी कह लीजिए, पर इस बहाने देश ने उन्हें देखा। तो शुक्रिया रजत आपका भी। ललन टॉप में हमारी कोशिश होती है कि कहानियाँ, कई बार ये जो बैठकें होती हैं ना, हाई प्रोफाइल VIP सोफे पे की जा रही, वो भी खबर है, वो भी महत्वपूर्ण है, पर देश का रंग, देश को समझने की तस्वीरें जो हैं, आप बहुत सामान्य लोगों के ज़रिए, उनकी भावना, करुणा, उनके विचार के ज़रिए, उनकी निजी जीवन की कहानी के ज़रिए, वो जो एक जिसको कहते हैं ना कि आपका सैंपल क्या है साहब, आपकी केस स्टडी क्या है, उनके ज़रिए भी आप देश के एक हिस्से को समझ सकते हैं। तो हमारे लिए इरफान उस तरह से एक यादगार स्टोरी हैं, और इसीलिए हमने कोशिश की कि उनसे जितनी बार भी मुलाकात हुई उसकी एक झलक आपको दिखाएं, और रजत का जो तजुर्बा था वो आपसे शेयर करें। तो ललन टॉप देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।